हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारी नेक्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। देखो, ये जो यूनिट है ना कहीं आपकी बेस रहने वाली है नेक्स्ट यूनिट का, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर आपकी कैपिटल मार्केट सेबी के बारे में बताया गया है। और वो आपकी तब समझ में आएगी जब आपको ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल जो सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, किस तरीके से इंडिया के अंदर इसके ऊपर रिफॉर्म की जा रही है। ये पूरा एक मैं बोल सकते हैं ढांचा है। इस पूरी इमेज के अंदर मैंने आपको पूरा ढांचा समझाया हुआ है कि आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर हम डील करते हैं। आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप डीलिंग करते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में। आपको फाइनेंशियल सर्विस दी जा रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कैसी है, ये सारा का सारा आपका फाइनेंशियल सिस्टम है। मींस कि यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से हम पैसों को अरेंज करते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस में पैसा है तो उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या फिर किसी को लोन देंगे, क्या करने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो कहां कहां से आप अरेंज कर सकते हैं। आप इन द सेंस कि आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंक है, या फिर आरबीआई को भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है पैसों की। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो पूरे चैप्टर का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अक्सर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है डेवलपमेंट, जो डेवलप्ड मनी मार्केट है और इंडियन मनी मार्केट की क्या सिचुएशन, क्या कुछ रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करें स्टार्ट। सो दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। नाम से क्लियर हो रहा है, जहां पर पैसों की लेन देन वाले के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मैं पहले आपको ये वाली चीजें लेकर आती हूँ। क्या आपको चीज नजर आ रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फाइनेंशियल सिस्टम में आपके पास काफी सारी चीजें, तीन चीज मेन इंक्लूड होती है। पहला तो आपके पास इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होता है, दूसरा पास आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, तीसरा आपके पास मार्केट होती है। दैट मीन्स कौन डीलिंग करने वाला है, यहां पर वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि बैंक हो गया, शेड्यूल बैंक हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा किसके साथ हम डीलिंग करेंगे। जैसे कोई ना कोई, जैसे मार्केट में, अब आप देखो, आप मार्केट में जाते हो, सो आप कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हो या फिर कुछ भी आपको जो भी सामान चाहिए, तो वो सामान, वो जो गुड्स है उसके साथ ही तो डील हो रही होगी ना। यस, बेचने वाले अलग हैं और खरीदने वाले अलग होते हैं। जो जिसके साथ डीलिंग हो रही है वो सामान है, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाली है? सिक्योरिटीज होती है। शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये इस तरीके की सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। अच्छा, उनकी डीलिंग एक पर्टिकुलर मार्केट में होती है। मार्केट इन द सेंस एक प्लेस जहां पर आपके पास एक तरफ बायर होंगे, दूसरी तरफ सेलर होंगे, दोनों आपस में मीट करेंगे अपनी अपनी नीड को फुलफिल करने में, राइट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है ना, इन तीनों से मिलकर बना होता है। आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, दैट मींस आपके पास बैंक या फिर नॉन बैंक सेक्टर, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। फाइनेंशियल मार्केट दैट मींस जहां पर आप चीजों को डील करते हैं। ये मार्केट आपकी ऑर्गेनाइज भी हो सकती है और ये मार्केट आपकी अनऑर्गेनाइज भी हो सकती है। अभी धीरे धीरे समझेंगे इनका मतलब क्या है, ठीक है। और आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? दैट मींस आप किसी एसेट्स में डील कर रहे हैं या फिर किसी सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं। डील कर रहे हैं तो आप कितने टाइम के लिए डील कर रहे हैं, क्या शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम समझना जरूरी है पहले, अगर हमें फाइनेंशियल मार्केट समझना है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। गॉट इट। तो मार्केट फाइनेंशियल आगे समझ में कि जहां पर पैसों के रिगार्डिंग हम बातचीत करने वाले हैं। मार्केट दैट मींस वो प्लेस जहां पर एक तरफ वो पार्टी होगी जिसके पास बहुत सारा पैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? राम है, ठीक है। राम है, इसके पास ना बहुत सारा पैसा अबेंडेंट में, मतलब कि बहुत मतलब इसके लिए यूज नहीं है, वो पैसा इसके पास बहुत एक्स्ट्रा में रखा हुआ। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये क्या करेगा? ये ऐसे करेगा कि भाई इस पैसे को यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करवा दे। इसका बैंक अकाउंट है मान लीजिए एसबीआई में, तो इसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। अब बैंक वाले इसको विद रिस्पेक्ट क्या देने वाले हैं? अब इसकी सेविंग अकाउंट के ऊपर इसको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है इसके लिए?
इनकम है और बैंक इसको देगी, तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। समझ में आया? अच्छा जी, अब यहां पर मान लीजिए श्याम आया और श्याम का भी बैंक अकाउंट किसमें है, एसबीआई में है, और श्याम कह रहा है कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चली हुई है, फिर 2 महीने के बाद शादी है, तो मैं ऐसे करता हूँ बैंक से मेरा पैसा निकलवा लेता हूँ और दूसरा मैं वहां से लोन भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये गया बैंक के पास, बैंक वालों को कहता है कि बैंक सुनो, मेरे को ना पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरे को पैसे प्रोवाइड कर सकते हो? अरे कहते हैं कि हम तो हैं इसी चीज के लिए। तो बैंक ये कहता है कि लो तुम्हें कितने का चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे मान लीजिए मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक इससे क्या करेगा, ऐसे फ्री में तो बैंक उनको पैसे नहीं देगा, बैंक उससे क्या चार्ज करेगा भाई, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मान लीजिए अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये किसको पेमेंट करना पड़ रहा है, शाम को पेमेंट करना। अब ये इंटरेस्ट क्या है, शाम के लिए एक्सपेंसिव है, बट बैंक के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, आपकी उनके लिए इनकम है। क्या चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है। और ध्यान से सुनना, एक तरफ क्या है, वो पार्टी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पैसा यहाँ पर क्या है, सरप्लस में पैसा है, ठीक है। और एक तरफ क्या है कि आप एक वो पार्टी है जहां पर ये लग रहा है कि वहां पर कमी है, पैसों की डिफिसिट है, ठीक है, डिफिसिट है पैसों का। तो यहाँ पर ये बैंक ने एज अ मीडिएटर की तरह काम किया, एक तरफ से तो पैसा अरेंज कर लिया, दूसरी तरफ वहां प्रोवाइड किया है जहां पर उसकी जरूरत थी। तो पैसों की क्या हो रही है बच्चे, फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मोबिलिटी हो रही है, चेंज होता जा रहा है। एक तरफ इनकम बैंक वालों की बन रही है, दूसरी तरफ उसी टाइम पर बैंक वालों को पेमेंट भी करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ देयर इज इंटरेस्ट। तो मैटर करता है कि बैंक अगर पेमेंट रिसीव कर रहा है तो क्या अमाउंट रिसीव कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और किसी को लोन दे रहा है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज, इन चारों की अच्छे से डीलिंग होती है, और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, मनी का फ्लो करते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सेवर जो जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, सेवर जो पर्सन होते हैं और जो बोरोवर होते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन बिठाने का काम करता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर वेयर द पीपल हु हैव द मनी मीट द पीपल हु नीड द मनी। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर जिसके पास ज्यादा पैसा, जिसको जरूरत है पैसों की, वो आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स या फिर लैंडर क्या करने वाले हैं, बिजनेसमैन और बोरोवर के साथ मीटअप करेंगे, जिससे कि पैसे इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तरफ क्या होती है, आपकी इन्वेस्टर्स होते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर रामनाथ को तो ये पता है ना कि भाई मैंने मेरे पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैं 2 साल 5 साल के लिए मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। अब ये तो कहेगा ना कि मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टर कहेंगे। इन केस ये कहेगा कि चलो मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा सीधा क्या कर देता हूँ, शाम को पैसे दे देता हूँ 10 लाख रुपए जो मेरे पास, तो मैं इसे ये क्या बन जाएगा, लेंडर बन जाएगा। जिसने जो पैसे देता है उसे लेंडर कहते हैं, और जो पैसों को अरेंज करने में लगा रहता है, मींस की वो एज ए लोन पर्सन जो होगा, बोरोवर जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन के 2 नाम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से फंड को यूज किया। अगर उसने इन्वेस्ट किया तो उसे इन्वेस्टर कहेंगे, अगर उसने लोन प्रोवाइड किया है तो उसे लेंडर कहेंगे। पीपल हु गिव द मनी, दैट्स इट। बोरोवर या फिर बिजनेस यूनिट कौन होगी, जो जिसको पैसों की जरूरत होती है और वो लोन लेती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मीन जो कि आपकी बैंक होगी, है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होगी, जो कि एज अ मीडिएटर का काम करती है इन दोनों पार्टी को मिलाने में। गॉट इट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, इनके थ्रू, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे एक गैजेट है जिसके थ्रू हम मार्केट में डील करते हैं। गॉट इट। इतना समझ में आया? यस एवरीवन। तो चलो, तो फंक्शन समझना इजी रहेगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के बीच में एक मीटिंग लाने का एक प्लेस है। फाइनेंशियल मार्केट की हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, क्या क्या फंक्शन रोल करता है, क्या इसका फंक्शन परफॉर्मिंग है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रोवाइडिंग ए मीटिंग प्लेस फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर क्या करेगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा और सामने वाले पार्टी को पैसे अरेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें पर्टिकुलर चीज के प्राइस के बारे में हमें इजिली नॉलेज हो जाती है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का पता है, सेबी का पता है।
स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, टाटा कंपनी के मेरे पास शेयर है। ठीक है, ऑब्वियस है इसने अपने आप को लिस्टेड करवाया होगा सेबी के अंदर। जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने शेयर को डीलिंग करने के लिए मार्केट में पब्लिश करती है ना कि भाई इस कंपनी का शेयर आ रहा है, आने से पहले बच्चे उसको क्या करना पड़ता है, सेबी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और रजिस्टर करवाने के बाद मतलब ये होता है कि जितना भी उस पर्टिकुलर, मान लीजिए इसने कहा कि मैंने 100 शेयर को इशू किया, तो एक शेयर का प्राइस कितना होगा वो डिपेंड करता है उनकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि कितनी पीछे से टाटा कंपनी ने शेयर की सप्लाई कर रखी है और कितने लोग उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस तरीके से हम प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो इस वजह से फाइनेंशियल मार्केट को एक ऐसी जगह बोला गया है कि जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स है ना उनके प्राइस को हम डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो शेयर हुआ, बॉन्ड हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, जितने भी आगे हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो सबके हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। गॉट इट? क्रिएट द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी फॉर द ट्रांजेक्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा कि भाई सेबी के अंदर अपने आप को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब रजिस्टर करवाने का मेन मकसद पता क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हो जाए तो सेबी इसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, ये आपको यूनिट नंबर 10 में भी डिस्कस करेंगे। सेबी की पावर क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, टर्म कंडीशन क्या क्या इशू कर रखी है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर सेबी के अंडर पहले आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, जिसके कारण एक इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई मैं अब सिक्योर हूँ, जितनी भी डीलिंग करूंगा बढ़िया तरीके से होगी, कि भाई मेरे साथ फेयर ट्रेड होगी, कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो कर रही है पर्टिकुलर काम, बिकॉज ये रेगुलेटेड बॉडी के अंडर काम कर रही है। दैट्स इंश्योर द लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे कि आपका बैंक में पैसा है, ठीक है, अब मान लीजिए आपने 10 तारीख को डिपॉजिट करवाया है, ठीक है, अगली 10 को आपको निकालना है, मान लीजिए अगली 10 को आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बैंक में जाके फटाफट निकालते होंगे कि हाँ जी हमारा पैसा इतने अमाउंट भरेंगे आप, कि भाई विड्रॉ वाले रिसिप्ट के अंदर कि भाई इतने इतने पैसे चाहिए, मैं वो निकाल के दे देती है ना। तो ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर अगर आपने पैसे इन्वेस्ट जब आपके पास ज्यादा थे तो आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो उस शेयर या फिर सिक्योरिटी को आप कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपके पास टाटा कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, अब 100 शेयर्स आपने खरीद लिए, अब आपको क्या हुआ, परसों तरसों जब भी पैसों की जरूरत हुई तो आप इन 100 शेयर्स को इजिली मार्केट में सेल कर सकते हैं और आपके बैंक में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जितने भी कि भी वो बिकेंगे। तो यू कैन कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट इनटू द कैश इजिली कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज डिजिटलाइजेशन होने के कारण बहुत ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना वो भी अब कम लगती है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। ब्रोकरेज चार्जेस सुने आपने कि ब्रोकर ने इतने चार्जेस ले लिए आपको यूनिट देने के लिए, पुट कॉल देने के लिए आपसे इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, सुना है? तो यहाँ पर अब डिजिटलाइजेशन होने के कारण डीमैट अकाउंट ओपन करो, कोई भी एप्लीकेशन है, ग्रो ऐप है, जीरोधा है, ठीक है, आप वट एवर जितने भी आपने डीलिंग करने के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीलिंग करने के एप्लीकेशन है उनके थ्रू आप सेल्फ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिसके कारण आपकी जो ब्रोकरेज चार्जेस होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, ये बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो ये आपके फंक्शन है मार्केट प्लेस के आने के होने के। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं टाइप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ना बच्चे मेनली वैसे दो टाइप में डिवाइड की गई है। एक तो डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है उसकी मैच्योरिटी कब होगी, बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। दैट मींस अगर आपने एक साल अप टू देयर इज अ 1 ईयर तक आपने ये कहा कि भाई मैं तो मेरा पैसा 1 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मुझे चाहिए, कहते हैं अच्छा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मनी मार्केट कहेंगे, जहां पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए डीलिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए फंड को अरेंज करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसे बोला जाता है बच्चे, उसको उस बंदों को क्या करना पड़ेगा, मनी मार्केट में डील करना पड़ेगा। मैच्योरिटी समझ में आ रहा है कि कब आप अपना पैसा वापस लेना चाह रहे हैं, कब आप रिडीम करना चाह रहे हैं, कहते हैं अच्छा। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है बच्चे जहां पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपनी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग के ऊपर भी बात करती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपका शेयर पहली बार डील हो रहा है या फिर बार बार डील हो रहा है, मींस कि एक बार मार्केट में आया, फर्स्ट टाइम था, वही शेयर दोबारा से डील होगा, तो उसके बेसिस पे मार्केट डिफाइन की गई। अगर आपका मार्केट में पहली बार कोई शेयर लिस्ट हो रहा है तो उसे प्राइमरी मार्केट में पहले लिस्टेड करवाना पड़ेगा, और तो फिर बार बार वही शेयर वहां क्या हो रहा है, मार्केट में डील हो रहा है, बार बार शेयर बाइंग सेलिंग प्रोसेस चल रही है, तो उस टाइम में हम सेकेंडरी मार्केट में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ना बच्चे, वो टोटली आपकी दो पार्ट में बाइफरकेट की गई है।
फर्स्ट इन ऑन द बेसिस ऑफ द मैच्योरिटी, कि भाई आप अपनी कितनी मैच्योरिटी चाहते हैं, आपका पैसा कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये बात करता है कि भाई आपकी ट्रेडिंग क्या है, आपने फर्स्ट टाइम किसी शेयर्स की डीलिंग की है या फिर ऐसा है कि उस शेयर की ऑलरेडी डीलिंग हो चुकी है, मींस की ऑलरेडी लिस्टेड शेयर है और उसकी बार बार मार्केट में डील हो रही है। समझ पा रहे? तो यहां पर ही इसी चीज को बायफॉर्गेट किया गया, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, इनकी फीचर के बारे में पूछ सकता है। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वेयर द शॉर्ट टर्म फंड्स को क्या किया जाता है, बोरो किया जाता है या फिर लेंड किया जाता है। या तो आपको जरूरत होगी तो आप अरेंज करेंगे, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बट ये हमेशा याद रखना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन देयर इज अ 1 ईयर का होता है, 1 साल से कभी ऊपर का नहीं होता। और हाँ, ये कभी भी ना ये डीलिंग होती है मनी मार्केट में, कभी भी डीलिंग कैश में नहीं होती है, हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होगी जो मनी के नियर बाय है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर। अगर नहीं सुना तो होल्ड रखिए, 5-7 मिनट के बाद इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये एक ऐसे पेपर है, मतलब कि ऐसा मान लीजिए जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास ये चेकबुक है, ठीक है, और इस चेकबुक में मैंने चेक काट कर दिया आप लोगों से कि भाई 10 तारीख को ये पेमेंट क्या कर देना, आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे और आपको विद इन अ फ्यू सेकेंड आपको पैसे मिल जाएंगे। यस, समझ पा रहे हैं? या फिर आपके पास कोई भी ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस कि ये जो मनी मार्केट में डीलिंग होती है ना, कभी भी कैश में नहीं होती, हमेशा किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में होती है, और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे दिए हुए हैं। आगे हम इंस्ट्रूमेंट की डिटेल डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम कर ही लेते हैं, चलो पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि चीजें तब और अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ जी कहना क्या जा रही है। यस एवरीवन, आर यू रेडी? अनसिक्योर्ड एंड दिस वन ट्रेजरी बिल, ये आ गया। सबसे पहले आता है कि जो मनी मार्केट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट मीन जिसके बेसिस पे मनी मार्केट के अंदर डीलिंग की जाती है, वो कौन कौन से गैजेट है। सबसे पहला जाता है कॉल मनी मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको एक ओवर द नाइट के लिए क्या किया जाता है, पैसों की अरेंजमेंट होती है। दैट मीन्स ये मोस्टली ना मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी बैंक है उसको अपने अकाउंट को टैली करना है, पर टैली नहीं हो रहा, मीन्स की बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ से मैच नहीं हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस बैलेंस को मैच करने के लिए एक ओवर द नाइट मीन्स की एक रात के लिए क्या किया जाता है, और 14 दिन, 1 से लेकर 14 दिन तक का आपको क्या दिया जाता है, आपको फंड अरेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी क्या है, आपने कॉल किया, ये क्या होता है कि बैंक टू बैंक आप क्या करते हैं, आपस में डील करते हैं। ठीक है, और जिसके पास एक्सेस में फंड होता है वो दूसरे को दे देता है, जिसके पास नहीं होता वो अरेंज कर लेते हैं। इस वजह से इसे हम इंटर बैंक कॉल मार्केट भी कहते हैं। इसकी कॉल करने पर आपको 1 से 14 दिन तक के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और ये अक्सर बैंक वाले करते हैं इन चीजों को यूज, मोस्टली बैंक यूज करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, ये जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, ये इनको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। गॉट इट? ये हेल्प करता है बैंक को मैनेज करने के लिए, आपकी जितनी भी शॉर्टेज है, जिनके पास शॉर्टेज है वो अरेंज कर लेंगे, जिनके पास सरप्लस है वो किसी को प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया? तो इसे बोला जाता है कॉल मनी मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर कॉल करने पर बैंक टू बैंक आप क्या कर सकते हो, अपनी शॉर्टेज को, अपने सरप्लस फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट जाता है ट्रेजरी बिल। बिल मार्केट क्या होता है, टी बिल भी हम जिसे कहते हैं। ये अक्सर ना आरबीआई इशू करती है, बट किसके कहने पर इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर इशू करती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। और ये जब भी इशू होती है ना, ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, ये कभी 100 रुपए पे में नहीं इशू होने वाला है। ये हमेशा जो शेयर होने वाला जो आरबीआई इशू करती है, वो मान लीजिए 90 में हो गया, 96 में हो गया, 95 में हो गया, ऐसे मतलब कि इसकी फेस वैल्यू से कम में होता है। इसे हम कहते हैं कि अगर कम में हो रहा है तो इशू होता है एट द रेट ऑफ डिस्काउंट पे। मींस कि ऐसा समझ लीजिए कि आपको 100 रुपए का शेयर क्या होने वाला है, 90 रुपए में मिल रहा है, मींस कि 10 रुपए का फायदा होगा, 10 का आपको डिस्काउंट मिल गया। कहते हैं अच्छा, बट जब आपको इस शेयर को रिडीम करना होगा ना, मींस कि जब इस शेयर को आप सेल करेंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, उसमें आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए का शेयर मिलेगा तो कितने में मिलेगा, 90 रुपए में मिलेगा, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। 10 रुपए का फायदा हो रहा है,
और जब सेल होगा ना तो वो 100 रुपए का ही होगा, तो हम ये कहेंगे कि आपको 10 का फायदा होगा, 10 एज अ प्रीमियम, वो समझ लीजिए कि आपको डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, वट ये इन्वेस्टर्स की इनकम हो जाएगी। बट ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और आरबीआई इसको इश्यू करते हैं किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ। जब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम टाइम के लिए, उस कमी को, मतलब मान लीजिए उसने खर्चा ज्यादा कर दिया, गवर्नमेंट ने बजट जो बनाया तो उसे ज्यादा खर्चा कर दिया, अब ज्यादा खर्चा किया है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए सरकार क्या करती है, लोन लेती है, लोन कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेती है सरकार, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट, आरबीआई के बिहाफ पर। आरबीआई शेयर इशू करेगा और इन शेयर की जो ट्रेजरी टी बिल की जो मैच्योरिटी टाइम है वो 91 डेज के लिए होता है, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए मैक्सिमम टाइम पे, एक साल के अंदर है। अच्छा, अक्सर कौन यूज करता है, मोस्टली सेम आपको पार्टी में। रेपो मार्केट होती है, एक रिवर्स रेपो मार्केट होती है, देन उसके बाद आपका आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अक्सर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा इनके ऊपर क्वेश्चन कि भाई रेपो मार्केट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट मार्केट क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो पहले मार्केट को समझेंगे, रेपो रेट अपने आप समझ में आएगा। देखो मार्केट इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास आरबीआई, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक है सारे के सारे। आरबीआई आरबीआई हाँ, आरबीआई बैंक वालों को क्या है, इनको पैसों की जरूरत है, यहाँ पर इनकी कमी, इनको इनके पास फंड नहीं है, ठीक है, पब्लिक की नीड को फुलफिल करने के लिए, तो ये आरबीआई के पास दौड़े दौड़े गए कि हाँ जी आरबीआई आरबीआई हमें पैसों की जरूरत है। आरबीआई कहते कि लो मैं देता हूँ तुम्हें पैसे, कितने चाहिए, कहते हैं 1 करोड़ रुपए चाहिए, कहते ठीक है। आरबीआई कहते मैं तुम्हें 1 करोड़ तो दूंगा पर मेरी 2 कंडीशन है। पहली तो आप क्या देंगे, मुझे सिक्योरिटी देंगे, मीन्स की एज अ कोलेट्रल आपको कुछ अमाउंट मेरे पास रखना पड़ेगा, इन केस तुम नहीं दे पाए तो मैं कहां से कवर करूंगा, आरबीआई का। कहते हैं अच्छा, तो इसको सबसे पहले एज अ कोलेट्रल कोई भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, आरबीआई इनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और जो ये रेट होती है ना, जो ये रेट होती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो मार्केट में वो मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटी पहले सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को दी, ठीक है, और जब एक टाइम ड्यूरेशन के बाद सेंट्रल बैंक कहेगा कि अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे अरेंज हो चुके हैं, जितना लोन आपने हमें दिया था हम उसको रीपे कर रहे हैं, और अब आप क्या करें, हमारी जो भी हमने आपको सिक्योरिटी दी थी ना, आप वो हमारे वापस दे दो। मीन्स की बोरोवर सेल द सिक्योरिटी टुडे, आज क्या किया जा रहा है, जो उधार ले रहा है, मीन्स की जो आपका कमर्शियल बैंक है, उसने लोन लिया किससे, बैंक आरबीआई से लिया, उसने सिक्योरिटी आप उनको पहले दी आरबीआई को, कहते हाँ जी, और ये एग्री हुआ कि भाई इन फ्यूचर की डेट पर हम इसको वापस खरीदेंगे, इसकी रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी से कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगी, एक टाइम के बाद ये आरबीआई से वापस खरीद लेगा। ऐसी मार्केट को रेपो मार्केट कहते हैं, जहां पर आरबीआई से हम अपनी सिक्योरिटी को वापस खरीदते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ओके जी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के थ्रू उस लोन की अमाउंट पर, 1 करोड़ के ऊपर, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मीन्स की रेपो मीन्स द आरबीआई गिव द मनी टू द बैंक फॉर द शॉर्ट टाइम एंड द बैंक गिव द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बदले में, मीन्स की आप आरबीआई अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए उनसे कोलेटरल सिक्योरिटीज मांगेगी। बाद में क्या किया जाएगा, बैंक बाय बैक द सिक्योरिटी बाय द पेइंग द बैंक, पेइंग बैक द मनी। और कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पैसे वापस कर देगा और उनसे कहेगा कि आरबीआई से जो हमने आपको कोलेटरल सिक्योरिटी दी थी ना, वो अब हमारी वापस दे दो, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, पैसे देता है, और बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी देता है, और बैंक इन फ्यूचर में उस सिक्योरिटी को वापस खरीदता है उन पैसों के बदले में, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे रेपो रेट। रेपो में हमने क्या समझा, रेपो में हमने क्या समझा, ध्यान से समझना इस बात को। रेपो में हमने समझा कि एक तरफ, अरे एक तरफ तो क्या है आपके पास आरबीआई है, और एक तरफ क्या है आपके पास कमर्शियल बैंक है। इसने इसको क्या दिया, सिक्योरिटी दी, और बैंक ने इसको क्या, आरबीआई ने इसको क्या दिया है, 1 करोड़ रुपए दिए हैं, और प्लस में इंटरेस्ट रेट चार्ज की गई है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है।
और फ्यूचर की डेट पर ये इसको क्या करने वाला है, वापिस से ये 1 करोड़ रुपए दे देगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सिक्योरिटी बैंक ने इनको दी थी, आरबीआई को दी थी, वो वापस दे दी। इसे बोला जाता है, ऐसी मार्केट प्लेस को रेपो मार्केट बोला जाता है। अब मैं आपको समझा रही हूँ रिवर्स रेपो रेट, मींस कि जो काम अब यहाँ पे सीधे तरीके से हो रहा था ना, अब यहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा इन द सेंस कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आरबीआई को फंड्स की रिक्वायरमेंट, से आरबीआई को फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इन केस मान लीजिए कमर्शियल बैंक को पैसे, कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा एक्सेस में फंड है, ठीक है, अभी अपने पास रख के क्या करेगी, इसने क्या कहा कि आरबीआई को बोला कि भाई हमारे पास ना एक्सेस में फंड है, कहते अच्छा ये पैसे ना तुम रख लो, कहते ठीक है 1 करोड़ रुपए हम तुम्हारे पास रख रहे हैं, कहते ठीक है। अब ये कमर्शियल बैंक ये कह रहा है कि गारंटी दो कि आप हमें ये पैसे वापस दे देंगे, तो ये अब क्या करेगा, एज अ सिक्योरिटी कोई भी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देगा, कहते अच्छा यहाँ पे दे दी गई है। फ्यूचर की डेट पर आरबीआई क्या करेगा, इसको पैसे देगा और ये क्या करने वाला है, इसको कोलेटरल सिक्योरिटी देगा पर्टिकुलर रेट अमाउंट, उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। मींस कि आरबीआई बैंक गिव द मनी, आरबीआई टेक द मनी एंड आरबीआई रिटर्न करेगा मनी को विद द इंटरेस्ट, उसे हम बोला जाता है रेपो रेट इंटरेस्ट कहेंगे। जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज की जाएगी ना, यहाँ पे उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे और यहाँ पे रेपो रेट कहेंगे। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? अगर नहीं आया तो प्लीज उसको रिवाइज कर लेना जो भी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमारे पास कमर्शियल बिल मार्केट के ऊपर। कमर्शियल का मतलब क्या है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग के टाइम आपने मान लीजिए उधार में सामान भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर है राम और मिस्टर राम है सेलर, दुकानदार है, ठीक है, सामान को प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर है इसका सामने भाई कस्टमर जो कि मान लीजिए श्याम है, ठीक है। अब राम ने सामान बेच दिया इसको और श्याम कह रहा है कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं आपको फ्यूचर डे की डेट पर मैं दूंगा। और राम ऐसे विश्वास कैसे कर ले भाई, क्या पता लेकर भाग गया, तो मान लीजिए इसने 50 लाख का सामान खरीदा है, कहते अच्छा, तो यहाँ पर एक बिल जनरेट किया जाएगा और उस बिल के ऊपर श्याम साइन करेगा और ये कहेगा कि भाई ये तारीख है, ये मैंने सामान खरीदा है और इस तारीख पर इतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, कहते अच्छा। और जहां पर ये बिल चलने वाला है ना, जिस मार्केट में, ये ऐसी मार्केट है जहां पे मान लीजिए, पहले इसको समझिए, ये बिल के ऊपर इसने साइन कर दिए, सब कुछ मेंशन है कि भाई तुमने 50 लाख का सामान खरीदा है, इतना इतना सामान खरीदा, उधार में सामान खरीदा, अभी तो कोई पैसे नहीं दिए और ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी आपने परचेज की है, कहते अच्छा। राम को इन केस इमरजेंसी आ जाए और ये कहे कि भाई मेरे को तो अभी पैसों की जरूरत है, ये इन्होंने तो 10 तारीख रखी है, मेरे को तो भाई 5 को ही जरूरत है, कहते अच्छा ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी मार्केट में जाएगा जहां पर इस बिल को प्रेजेंट करके आपको क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो उसे बोला जाता है कमर्शियल बिल मार्केट। और इस पेपर को पता क्या कहेंगे, कमर्शियल पेपर कहेंगे, ठीक है। अ कमर्शियल बिल इज द रिटर्न प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ फ्यूचर डेट, फ्यूचर की डेट पर आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा, ठीक है। यूज इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन मतलब डीलिंग करने में आप इसको अक्सर यूज करते हैं। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट, जब आपने सामान को उधार पे बेचा, ट्रेड बिल किया, गॉट इट, इसे हम ट्रेड बिल भी कहते हैं, कमर्शियल बिल को हम ट्रेड बिल भी कहते हैं। तो कमर्शियल पेपर अक्सर यूज, ये जो पेपर है इसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं, जो यूज करते हैं अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, बोरोइंग करती है, ठीक है, फ्रॉम द अदर लार्ज कॉर्पोरेट। इसे दोनों, मान लीजिए ये भी डीलर है, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये भी डीलर है, बढ़िया कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे से डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेटिंग आपस में क्या करते हैं, फाइनेंस को अरेंज करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे पैसे तो इवन ट्रांसफर नहीं हुए, बट एक बिल के थ्रू आपने डीलिंग कंप्लीट कर दी, दैट्स इट। अ सेलर सेल द गुड्स टू द बायर ऑन क्रेडिट, सेलर क्या करेगा, एक बिल को निकालेगा और उस बिल को कौन एक्सेप्ट करेगा, बायर एक्सेप्ट करेगा, और सेलर ये कहेगा, और सेलर क्या कर सकते हैं, इस बिल को सेल कर सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंट कर सकते हैं इस बिल को कमर्शियल बिल मार्केट में इमीडिएटली, जब भी उसको क्या होगा, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स इट, दिस इज नोन एज द कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है मनी मार्केट के अंदर जो डीलिंग होती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप हुए या फिर कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ, इंडिविजुअल व्हाटएवर, ठीक है, आपके पास क्या है, फंड बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके पास सरप्लस अमाउंट है और आपने क्या किया, उस सरप्लस अमाउंट को जाकर बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, कहते हैं अच्छा।
और उसे डिपॉजिट करवाने के बदले में ना बैंक ने आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, जिसे इस पे लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दैट मीन्स उस डिपॉजिट में ये लिखा होगा कि भाई आपने इतना पैसा बैंक को दे दिया। अब बैंक उसको इतने महीने तक, इतने मान लीजिए 6 महीने तक आपने पैसा जमा करवाया, तो बैंक उस पैसे का 6 महीने तक आराम से यूज कर सकता है, आगे प्रोवाइड कर सकता है। और उस 6 महीने के लिए आपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि भाई मेरा पैसा यहाँ पे मैंने डिपॉजिट कर दिया। क्या यहाँ पर फंड की अरेंजमेंट हो रही है? यस या नो? यहाँ पर क्या करते हैं, बैंक अपने आप को पैसे कलेक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का एक गैजेट है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको यूज करते हैं और फंड को कलेक्ट कर लेते हैं, और उस फंड को वहां पर यूज करते हैं जहां पर अदर किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे मान लीजिए कोई और आ जाए लोन लेने के लिए, तो ये पैसा यहाँ हो सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो कि इशू करता है बैंक। किसको करेगा भाई? उन पर्सन पीपल्स को, उन कंपनीज को, व्हेन दे डिपॉजिट द मनी फॉर द फिक्स पीरियड, जब वो एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करने आएंगे। ऑब्वियस है, तुम्हारा पैसा बैंक में जा रहा है, एक फिक्स टाइम के लिए जा रहा है, तो बैंक आपको क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा, और साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि अक्सर करंट अकाउंट पे मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक हैवी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डिपॉजिट कर रही है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल रहा है। सो सिंपल। ठीक है, ये आपकी टेन्योर ऑलमोस्ट सबकी सेम है, इसको आप पढ़ सकते हो। कमर्शियल पेपर आ गया समझ में? जो पेपर हम कमर्शियल मार्केट में डीलिंग करते हैं, जब हम आप क्या करते हैं, उधार में सामान बेचते हैं, और उधार में सामान बेचने के टाइम पे मान लीजिए जो सामने वाली पार्टी ने एक टाइम रख दिया, और बट उससे पहले में पैसा चाहिए, तो उस पेपर को उठाकर हम उस मार्केट में ले जाएंगे, जिसे हम कमर्शियल बिल मार्केट कहते हैं। ठीक है, और वहां से हम उस पैसे को अरेंज करवा लेंगे। सो सिंपल। कोई दिक्कत है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फिर रिपीट से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कमर्शियल पेपर को पढ़ो कि कमर्शियल पेपर एक ऐसे शॉर्ट टर्म का एक लोन है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, लेती है, यूज करती है। शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द बिग कंपनीज विदाउट द गिविंग एनी सिक्योरिटी। अब यहाँ पर ना पेपर के साइन करने के अलावा जो बायर है ना, उसके पास और कुछ नहीं है, उसकी बस एक रेपुटेशन है कि भाई ये एक अच्छा डीलर है मार्केट में और ये पैसे लौटा देगा, दैट्स इट। उसके रिगार्डिंग ये कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखता कि भाई मैं अगर पैसा नहीं दूं तो मैं इस सिक्योरिटी को लेकर आप लोग अपना पैसा सेट ऑफ कर लेना, ठीक है? नहीं, कोई भी सिक्योरिटी उसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा अनसिक्योर्ड होता है। दैट्स द रीजन कमर्शियल पेपर को हम अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अ कंपनी बोरोइंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक और द बैंक शो द शॉर्ट टाइम बाय गिविंग एन रिटर्न प्रॉमिस टू पे बैक, दैट्स इट। कंपनी लेती है, कंपनी उधार में सामान खरीदेगी, उधार में लोन खरीदेगी, वट। ठीक है, आया समझ में? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का पता है, यहाँ पर ना एक मेन आप क्या करते हो, म्यूचुअल कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में फंड पैसा इन्वेस्ट किया गया, ये स्पेशली उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ऊपर तो हमने क्या किया, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स किया है। ठीक है, अभी तक आपने एक बात नोट की कि हमने एक जगह भी अपने किसी भी इंडिविजुअल का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंक हो गया, यूटीआई हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, जीआईसी हो गया, इनका यूज किया। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, जो मनी मार्केट है ना, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए होती है। जो इंडिविजुअल है हमेशा डील करेगा आपका हमेशा कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, समझ पा रहा है? तो यहाँ पर अ स्कीम दैट अलाउ द स्मॉल इन्वेस्टर्स, ये ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते, टू इन्वेस्ट द मनी इन द मनी मार्केट। और यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉमन पीपल्स अर्न द रिटर्न ऑन द शॉर्ट टर्म सरप्लस मनी। तो जितना भी पैसा आपके पास रखा हुआ है, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, और वहां पे जो मेन डीलर होने वाले ना, वो आपके पैसे को इस जगह पर लगाएंगे जहां पर अच्छा रिटर्न मिल सके। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया समझ में? अब आपको ये चीजें पढ़ने में अब आसानी होगी कि भाई मनी मार्केट में ये चीजें क्या होती है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर सेलर बिल को इशू करता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई मान लीजिए मैंने कहा, मैंने यहाँ पे समझ ली दोनों को चीजों में फर्क है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्या कहता है ये, सुनो, मैं एक तरफ एक पार्टी है यहाँ पर आपके पास सेलर, और दूसरी तरफ पार्टी है आपके पास बायर। अब सेलर ने क्या किया, सामान को क्या कर दिया, बेच दिया है बायर को, और बायर ये कह रहा है कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। कहते हैं अच्छा, तो यहाँ पर बायर इसका क्या है, जानकार है, सेलर का बहुत अच्छा, मतलब बहुत बार इससे सामान खरीदता है, हर महीने कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख रुपए का सामान खरीद लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो बायर खुद अपने तरफ से एक नोट जारी करेगा कि मैं
मान लीजिए मैं ये कर ली, मान लीजिए राम है, कहते मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि मैं 10 तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पे बिल किसने इशू किया? बायर ने इशू किया। प्रोमिसरी नोट दिया है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें मैं ये पैसा दे दूंगा, तो इसे बोला जाता है बच्चे प्रोमिसरी नोट बोला जाता है। इन केस मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेलर और बायर, और सेलर ने क्या किया, इसको सामान बेच दिया, ठीक है, और बायर ये कह रहा है कि भाई मेरे पास तो क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अब यहाँ पर बायर आपका नॉन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर कैसे यकीन मान लेगा कि ये पैसे दे देगा मेरे को? कहते हैं अच्छा, तो यहाँ पर सेलर एक बिल इशू करेगा कि ये कहो, यहाँ पर लिखा जाएगा कि यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर राम मुझे 10 तारीख को 10वें महीने में मुझे पैसे दे देगा। तो यहाँ पे नोट किसने इशू किया? सेलर ने इशू किया, ठीक है, तो इसे बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जब सब ये दोनों केस में हम सामान उधार में ही बेच रहे हैं, पर नोट को इशू करने का काम अलग अलग पार्टी ने किया है। गॉट इट? तो मनी मार्केट क्या होती है? शॉर्ट टर्म लोन्स को अरेंज करने में और या फिर शॉर्ट टर्म सरप्लस को सेटअप करने में, ठीक है, एडजस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म हो गया, पार्टिसिपेशन देखना यहाँ पे इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं है। आपके पास यहाँ पे आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट है, बिजनेस फर्म है। गॉट इट? ये चीजें मैंने आपको जितने ऊपर लिखे गए इनका मतलब भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। गॉट इट? ये भी अब हम कर चुके हैं। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर आप उस शेयर्स को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी लॉस के। बिना किसी लॉस इन द सेंस, मान लीजिए उसके ऊपर लिखा हुआ है 10,000 को आपका पेमेंट मिलने वाला है, तो आपको मैक्स टू मैक्स अगर विद इन अ टाइम पीरियड, मान लीजिए आपको बोला गया 10 तारीख, तो आप अगर 10 तारीख को ही पैसे लेंगे तो आपको पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे को तो भाई 5 तारीख को चाहिए, कहते आपने पहले डिस्काउंट करवा लिया इस बिल को, मतलब कि पहले इस बिल को रिडीम करवा रहे हो, पहले इस बिल को डेट के आने से पहले आप उसको पैसे निकलवा रहे हो, तो आपको पैसे डिस्काउंट होके मिलेंगे, उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड बिल। तो ये मान लीजिए यहाँ पे 9,500 रुपए मिल सकते हैं, 9,650 रुपए मिल सकते हैं, एक लिटिल अमाउंट आपसे काट ली जाएगी, जिसलिए वजह से उसके बिल का नाम क्या रख दिया जाएगा? डिस्काउंटेड बिल। और मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाले आरबीआई होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अंडर सेक्शन 1935 एक्ट के अंदर आता है, 1935 के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, कैपिटल मार्केट के बारे में जान लेते हैं, क्या होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप बात करते हैं जहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनकी डीलिंग, शेयर्स, बॉन्ड, वेंचर्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड, उन सबकी डीलिंग अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मींस कि मोर देन द 1 ईयर के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब उस मार्केट को, ऐसी जगह को क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट कहेंगे। द कैपिटल मार्केटिंग इज अ मार्केट वेयर द लॉन्ग टर्म फंड, जहां पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू हम डीलिंग करते हैं, सॉरी, लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर हम डील करते हैं, यस, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज है, मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, ओके। बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेशन कर सकता है? यहाँ पे जो पीछे थे वो तो सारे हो सकते हैं, यहाँ पे मेन बात है इंडिविजुअल एज ए इन्वेस्टर हो सकता है। इसमें मेन 2 पार्ट्स आते हैं कि आपकी एक तो प्राइमरी मार्केट होती है, एक आपकी होती है सेकेंडरी मार्केट। मैम प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? ये तो हमने पहले भी सुना था, क्या होता है यहाँ पे, ये आपको याद है? प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। मैंने आपको बताया कि जब आपके जो शेयर की डीलिंग पहली बार मार्केट में हो रही है, फर्स्ट टाइम आपका नया शेयर है, मान लीजिए टाटा कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर एक मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर वैसे डील करती है, ठीक है, मान लीजिए बॉटल के अंदर, मैं एक नया एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको, मान लीजिए बॉटल के रिगार्डिंग वो मार्केट में शेयर लेकर आना चाह रही है, तो पहले कभी भी इसके रिगार्डिंग कोई शेयर नहीं है, तो ऑब्वियस है उसको क्या करना पड़ेगा, ये शेयर पहले सेबी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और जब ये फर्स्ट टाइम मार्केट में डील करेगा ना, दैट मीन्स जब लोगों के सामने पहली बार जब वो आएगा ना, तो जरूरी है उसे हम कहेंगे, उसे जरूरी है कि हम उसे प्राइमरी मार्केट में डील करना होगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा मार्केट होती है जहां पर न्यू शेयर की ही डीलिंग होती है, ओनली न्यू शेयर्स की डीलिंग होती है, न्यू शेयर्स हो गए, न्यू डिवेंचर्स की ही डीलिंग होती है जब कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं।
और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जब सेकंड टाइम, मान लीजिए आपने ये शेयर इशू कर दिया, टाटा का ये जो होटल के रिगार्डिंग शेयर आया था, पहली बार डील हो चुका है, 1 महीने के बाद वो दोबारा से फिर इसी के रिगार्डिंग फंड रेज करना चाहते हैं, लोगों से इसी के नाम से पैसा रेज करना चाहता है, तो वो कहाँ डील होगा, फिर आपका सेकेंडरी मार्केट में। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका शेयर नया है, पहले कभी भी मार्केट में नहीं आया, तो पहली बार जब डीलिंग होगी उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट कहते हैं, इसे हम न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। ओके, अगर वही शेयर दोबारा से डील हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। ठीक है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल जो मनी मार्केट है वो कैसी मार्केट होती है, जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, पीरियड आपका लेस देन 1 होता है, यहाँ पे मोर देन 1 होता है, नंबर ऑफ द प्लेयर यहाँ पे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इंडिविजुअल इसका मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपके अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये रेगुलेट आरबीआई के द्वारा की जाती है, बट कैपिटल मार्केट हमेशा सेबी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के एक्ट के दौरान इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मनी इन्वेस्ट की जाएगी एंड द बोरो की जाएगी, बड़ी बड़ी जितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, इंडिविजुअल का ग्रुप हो सकता है, ये अकेला इंडिविजुअल नहीं हो सकता। ठीक है, हियर द मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस, ड्यूरेशन, अब जो मैंने ऊपर समझाया इसको मैंने पैराग्राफ में भी दे दिया, आप जैसे चाहे उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। एग्जाम के अंदर ना ये बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो मैंने इसको बड़े में भी लिख दिया, तो आप इसको रीड करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैच्योरिटी पीरियड, इंस्ट्रूमेंट, रिस्क, ये सारी रिटर्न, लिक्विडिटी, किसमें क्या कुछ होती है। ओके, चलो तो फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलप्ड मनी मार्केट। भाई मनी मार्केट के आपको अब सीधी सीधी बात है, आपको फीचर बतानी है, क्या क्या फायदे हैं हमारे इंडिया के अंदर अगर हम मनी मार्केट को यूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा अगर मैं आपको बताऊं, आपको फंड की अरेंजमेंट करवा के दे रही है। फंड की अरेंजमेंट इन द सेंस कि अगर जिसके पास क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है और जिसके पास पैसा बहुत कम है, उनकी आपस में मीटिंग करवा रही है, दोनों की वांट एंड नीड्स को सेटिस्फाइड कर रही है। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हेल्प द बिजनेस मीट द वर्किंग कैपिटल नीड। आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी आपकी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हैं, बिजली का बिल हो गया, आपको सैलरी देनी है, आपको रेंट पे करना है, मटेरियल खरीदना है, कोई भी किसी भी तरीके का डे टू डे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के खर्चे होते हैं, अगर आपको मीट करने हैं, ठीक है, तो यहां से आप फंड रेज कर सकते हैं इजिली। मनी मार्केट सप्लाई द सच फंड क्विकली थ्रू देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कमर्शियल पेपर एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी हमने पढ़े। फैसिलिटेट द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन ट्रेड, दैट मीन्स आप डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं या फिर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स कि आप विद इन अ कंट्री ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन बिल का यूज करके, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिसरी नोट है, कमर्शियल पेपर है, ठीक है, इन सभी का यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, 3 महीने के बाद पैसे आएंगे फिर हम आपके साथ डील करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इन बिल का यूज करो, कब करोगे, जब इनका यही तो काम है, क्रेडिट पे सामान सेल करो और आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। लेट द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्टर गेट द पेड और गेट द क्रेडिट विदाउट वेटिंग द मंथ। बिना आपको इंतजार करवाए आपको क्या आपको क्या अरेंज करवा दिए जाते हैं, आपको फंड अरेंज करवा दिए जाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, एक विश्वास पत्र हो सकता है ना। ट्रेडर यूज द बिल ऑफ एक्सचेंज टू गेट द मनी बिफोर द बायर पे। जो ट्रेडर है उस बिल को यूज कर सकता है मनी को रिसीव करने में, चाहे आपका जो बायर है जिसने सामान खरीदा है वो आपको पे करे या ना करे, उस बिल को मार्केट में शो करेगा और आपको पैसे ले लेगा, जो कि हमने कमर्शियल बिल मार्केट पढ़ी है। समझ में आया? तो मनी मार्केट आपको हेल्प करती है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना आपके पास, उनको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उनका यूज कर रहे हो। मेक द कमर्शियल बैंक मोर इफेक्टिव एंड द फ्लेक्सिबल। जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है ना उनको ज्यादा इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि जैसे चाह रहे हैं कस्टमर्स उसी के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि भाई हमें तो केवल 10 दिन के लिए लोन चाहिए, तो 10 दिन के लिए अवेलेबल, आपको कह रहे हैं 90 दिन का लोन चाहिए तो आपको 90 दिन के लिए पैसे मिल रहे हैं। मीन्स की शॉर्ट टर्म में यही तो चीजें हैं, राइट? दैट मीन्स द हेल्प द them that manage the short term cash need without the holding the excessive idle cash।
कई बार ऐसा होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन होती है कि भाई हम अगर लोन देंगे ना तो हम तो केवल 1.5 साल के लिए देंगे और आपको केवल 10 महीने के लिए चाहिए भाई पैसा। तो आपकी जो मनी मार्केट है वो इस चीज के लिए बहुत सुटेबल है। आपके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पैसे जितने भी आपको चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, वो उसी के हिसाब से अरेंज करवा देता है। ठीक है। हेल्प द सेंट्रल बैंक द इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी स्मूथली। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, पहले ये पता होना चाहिए, तब ये पॉइंट समझ में आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आरबीआई हैंडल करती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इकोनॉमिक में पैसे की जो सप्लाई है ना, मनी सप्लाई है, कितनी है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। आगे वैसे भी पढ़ेंगे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और डिटेल में आएगा, चैप्टर तुम्हें बताती हूँ मैं। ठीक है। CRR, SLR, ये सभी चीजें आएंगी, जिसके थ्रू आपकी आरबीआई क्या करना चाह रही है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रही है, जिससे कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन ना, एक मेंटेन पोजीशन बनी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यही होती है, जब हम क्या करते हैं, पैसे के रिगार्डिंग एक टर्म एंड कंडीशन रूल बना देते हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं कि भाई इतना रेट चार्ज, अगर ये लग रहा है कि नहीं भाई मार्केट में बहुत ही पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो क्या करेगी क्या करेगा बैंक हमारे पास, आरबीआई क्या करने वाला है, आरबीआई क्या करने वाला है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको बढ़ा देगा। अगर ये लग रहा है कि भाई मार्केट में बहुत कम पैसा है, लोगों के पास बहुत शॉर्टेज है फंड की, तो वो क्या करने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मींस जब वो लोन प्रोवाइड किसको करेगा, आरबीआई। तो डायरेक्ट अब देखो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मेरे को लोन चाहिए मैं आरबीआई के पास जाऊंगी, नहीं, आरबीआई बैंक के परमिशन देता है, बैंक हम पर चार्ज करते हैं, दैट्स ये प्रोसेस होती है। आप डायरेक्ट आरबीआई के साथ डील नहीं कर सकते। तो सेंट्रल बैंक यूज द मनी मार्केट ऑपरेशंस टू कंट्रोल द लिक्विडिटी एंड द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट और लिक्विडिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे कि रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, इन सब का यूज करके वो पूरी मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसको स्टेबल में लेकर आता है। असिस्ट द स्मूथ पब्लिक डेट मैनेजमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट को, अब यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पब्लिक डेट के मैनेज करना है, पब्लिक डेट दैट मींस जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए ना लोगों से पैसा अरेंज कर रखा है। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कहेगी भाई मैंने लोन लिया, आरबीआई के बिहाफ पे लेगी। आरबीआई क्या करने वाली है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन सा बिल इशू करती है, समझाया था पहले, वो तभी समझाई थी, ट्रेजरी बिल इशू करती है। यस, और वो किसके बिहाफ पे होता है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है। जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेंट्रल बैंक का मदद लेती है, सेंट्रल बैंक की हेल्प लेती है, और देन उसके बाद वो सिक्योरिटी इशू करती है। ठीक है। उन सभी चीजों को मैनेज करने में भी आपकी जो मनी मार्केट है वो हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने टी बिल इशू कर दिया, अब क्या कि पैसे की जरूरत नहीं है तो उनको वापस से रिडीम कर देगी, वापस उनसे पैसे छीन लेगी, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रिवेंट द हेल्प द प्रिवेंट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम द क्रूड फाइनेंसिंग के बारे में बात की। अब सरकार को ये पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना पावर पूरी है, पैसे छापने की, पैसे छापने की मशीन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे छापती रहेगी, लेकर आती रहेगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसों की बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो चीजों की इतनी कदर नहीं होती। जब चीजें आपके पास बहुत ज्यादा अबंडेंट में हो जाती है ना, तो अक्सर चीजों की आपको भी कदर नहीं होती है ना। समझ पा रहे हो मैं कैसे बात कर रही हूँ। तो आई थिंक इसी तरीके से गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अगर अगर गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है और सेंट्रल बैंक को ये कहे कि भाई तुम हमें लोन दो, जितना हो सके तुम मनी की सप्लाई को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो मनी की सप्लाई, तो डेफिनेटली मार्केट में गड़बड़ आएगी। जो स्टेबल चल रही थी ना मार्केट में, वो स्टेबल की बजाय ये ऊपर हो सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर डालने की बजाय वो इन जो मनी मार्केट के जो गैजेट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, उनका यूज करके भी तो डीलिंग कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। तो ये एक अल्टरनेटिव है मनी मार्केट के अंदर कि अगर गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करे और अपनी शॉर्ट टर्म की फिनांस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है। इफ द, यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, इफ द गवर्नमेंट और द बैंक हैड टू रिलाई ऑन द प्रिंटिंग मनी, और द फोर्स करे सेंट्रल बैंक के ऊपर कि भाई लोन प्रोवाइड किया जाए, इट कुड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। अब ऑब्वियस है सेंट्रल बैंक क्या करने वाली है, पैसे की मशीन से थ्रू पैसे छाप देगी भाई, और मनी की जो सप्लाई है मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इन्फ्लेशन के कारण राइज हो सकती है। तो इस वजह से बोला गया है कि मनी मार्केट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप उनको यूज करो।
प्रोवाइड द लिक्विडिटी एंड द स्मूथ शॉर्ट टर्म फंड फ्लो इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी का मतलब आ गया होगा समझ में कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, उनको आप मार्केट में इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर देयर इज अ रिक्वायरमेंट, जैसे भी आप चाहें, कभी भी चाहें। एबिलिटी टू कन्वर्ट द एसेट्स इनटू द कैश क्विकली। द मनी market give the investors and the institutions way to park the cash safely and the retrieve it's when it's needed। जब भी आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है, आप उनको क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सहूलियत आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों देती है, ठीक है, समझ में आए। ये आपकी कुछ ये ऐसी कुछ सिग्निफिकेंस थी, इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं मनी मार्केट की, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ये जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंक सिस्टम होता है, मतलब कि गवर्नमेंट के जो आरबीआई के रूल रेगुलेशंस को प्रॉपर यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, जो इसकी शेड्यूल उसके अंडर आते हैं, आरबीआई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है ना, वो इजिली चीजों को मैनेज कर पाती है, क्योंकि वो अकेली काम नहीं कर पा रही, वो हर उसके नीचे भी, जैसे ये कहते हैं ना कि स्कूल है, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल का एक प्रिंसिपल है और उसके नीचे मान लीजिए 3 एज अ इसके ये कह सकते हैं सहायक पर्सन है, असिस्टेंट है, ठीक है, ये इनकी मदद करेंगे प्रिंसिपल की, और इसके नीचे फिर ये इनके मेंबर है। तो कभी भी कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, मेन हेड है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो नीचे बैंक है ना, वो उसको सपोर्ट करते हैं, और इन केस जब इनको जरूरत होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आखिरी में आकर इन पे पास आती है। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं अपना एग्जाम्पल दो, अक्सर तुम्हारा भी एग्जाम्पल तुम भी होगे कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होती है, तुम लोग कहाँ जाते हो, पहले अपने भाई से लोगे, बहन से लोगे, फिर अपनी मम्मी के पास जाओगे, मम्मी कहेंगे कि नहीं बेटा हमारे पास तो नहीं है, तो क्या होगा, आखिरी में अगर अपने पापा जी के पास जाते हो, पापा इज द लास्ट रिसोर्ट, फादर इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस, यह हम ये कह सकते हैं। अक्सर ये होता है, अगर मम्मी अर्निंग पर्सन है तो उनके लिए मम्मी हो सकती है ना, तो बट मैं नॉर्मली समझा रही हूँ कि एट द एंड में अगर आप उस पर्सन के पास जाएंगे जो अर्निंग सोर्स है, तो इस तरीके से ये बैंक भी एट द एंड में क्या कहाँ जाएंगे, जहां पर आपको एक लास्ट पॉइंट पे जहां पर आपको फंड अरेंज हो सकते हैं, अगर कहीं और से नहीं हो रही तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से एक्ट करता है, लास्ट रिसोर्ट होता है, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द ओल्ड बैंक। गॉट इट। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द गुड क्वालिटी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जो इतनी भी शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज है, टी बिल होगा, कमर्शियल पेपर होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, इन सब की सप्लाई और उन सब की डीलिंग बेटर तरीके से यहाँ पर मार्केट में होती है। एक्टिव डीलर एंड द सेकेंडरी मार्केट, दैट मींस एक्टिव डीलर का मतलब क्या है कि जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कि सामान को, सिक्योरिटी को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। कोई भी मार्केट डीलर हो सकता है, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, ठीक है, ये उनके बारे में बात की जा रही है, और उनके लिए ये एक बेस्ट प्लेस है अगर वहां पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अरेंज करना है, और दूसरा आप डेली कोई ना कोई अपनी सेटलमेंट करें, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसको किसी और को दे रहे हो सेटलमेंट करने के लिए, आपके पास कम है तो अरेंज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल सब मार्केट। मल्टीपल सब मार्केट का मतलब क्या है, अब देखो चीजें एक बंदा तो हैंडल नहीं कर रहा, जो आरबीआई है वो सारी चीज को तो नहीं देख रही, उन्होंने क्या किया, हर एक चीज की मार्केट बना दी गई है। जैसे कमर्शियल पेपर की डीलिंग करने के लिए कमर्शियल बिल मार्केट हो गया, और आपकी कॉल मनी को अरेंज करने के लिए कॉल मनी मार्केट हो गई है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए तो बिल मनी मार्केट है। तो हर एक चीज के लिए ना स्पेसिफिक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट मार्केट बना दी गई है, जिसके थ्रू आप चीजों को इजिली हैंडल कर सकते हो। तो रेपो मार्केट हो गया, रेपो इंटरेस्ट को मेंटेन करने वाले, रिवर्स रेपो रेट मार्केट है तो वो रिवर्स रेट के लिए है। तो मतलब कि हर चीज के लिए अलग अलग मार्केट है। एम्पल सप्लाई ऑफ द रिजर्व फंड्स डोमेस्टिक एंड द फॉरेन, दैट मींस आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, फंड्स की सप्लाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए आप यहाँ पर है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे और आपके जैसे ना बहुत सारे पर्सन है, जिनके पास फंड बहुत ज्यादा है, वो क्या करेंगे, अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, कहते हैं हाँ जी, और बैंक से ना कोई भी लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बैंक वाले क्या करने वाले हैं, इस पैसे को क्या करने वाले हैं, ऑब्वियस है कहीं और जाके किसी इंडस्ट्री में प्रोवाइड करेंगे, किसी और बैंक को अगर जरूरत होगी तो उसको वहां प्रोवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बैंक है ना,
बैंक क्या करने वाले, बैंक के पास क्या कहां से पैसा आता है, अरे कहां गया, कहां से पैसा आएगा, अरे अरे कहां गया, हाँ कहां से पैसा आता है, आप और हम जैसे लोगों के थ्रू आता होगा, कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, वे सभी के सभी क्या कर रहे होंगे, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पैसा कलेक्ट कर रहे होंगे, और बैंक इन पैसे को अलग अलग सेक्टर के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जहां यहाँ पर जो पैसे की जो अवेलेबिलिटी है कहाँ से होती है, हाउस होल्ड से होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर से होती है, कोई सी अदर बैंक के पास ज्यादा है तो वहां से भी हो सकती है आरबीआई के पास, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लीजिए फॉरेन के जो पर्सन है हमारी इंडिया के किसी भी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, वहां के शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस है उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सोर्स से आरबीआई के पास पैसे कलेक्ट होते हैं और फिर उस पैसे को वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर यूज कर सकता है एज पर देयर डिमांड, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल मार्केट और बैंकिंग सिस्टम को दोनों को इंटीग्रेट किया गया है, कोई भी चीज अकेली नहीं चल रही आज के टाइम में, इवन सिंगल आइटम भी कोई भी अकेली नहीं है, हर चीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही है, किस फंड का इजिली स्मूथली ट्रांसफर हो सके मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के अंदर, इवन बैंकिंग सेक्टर को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। यहाँ पर जो लीगल है, रेगुलेटरी है, सेटलमेंट फ्रेमवर्क है, इनकेस डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, आपके फंड को अरेंज करना था, ठीक है, और आपने सामने वाली पार्टी ने अरेंज भी कर दिया, पर जितना आपने रिकमेंड किया था कि भाई मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए, 1% के ऊपर रेट का डिसाइड हुआ था, पर जब 1 की बजाय उसने 5 चार्ज कर लिया, डिस्प्यूट हो गया, यस या नो। या फिर सामने वाली पार्टी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे सिक्योरिटी मांग रही है, तो सिक्योरिटी के प्रोविजंस, कितनी सिक्योरिटी मांगनी चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको पेमेंट करनी होगी, हर चीज से रूल रेगुलेशंस, टर्म कंडीशंस, पॉलिसीज, हर चीज आपके सामने रिप्रेजेंट करती है। क्लियर लॉ होने चाहिए जिसके कारण रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी तभी आएगी जब आप ऑन द पेपर सभी काम करने वाले। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, जब डीलिंग हम कर रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म चार्ज इतने नहीं होती है, लिटिल बिट होती है, इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड द डीप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस एज पर द डाइवर्सिटी इन द सेंस जैसे जैसे लेंडर इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर कोई बोरोवर पैसे को लोन पे लेना चाहता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फंड को अरेंज कर सकते हैं एज पर द मैच्योरिटी, भाई कितने महीने तक का चाहिए, कितने क्रेडिट क्वालिटी है, मतलब कितने आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, दूसरा आपके पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितनी सिक्योरिटी मुझे एज ए कोलेटरल रखनी पड़ेगी, इन सभी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ओके जी। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके थ्रू आप क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास इंडियन मनी मार्केट के, अक्सर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इंडियन मनी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन मनी मार्केट के और उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया। अब इंडियन मनी मार्केट के अंदर किस तरीके से इसको दो पार्ट में बाइफरगेट किया गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से सरकार, मतलब सरकार इन द सेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग चलती है, मींस कि जो आरबीआई ने रूल बोले हैं, भाई इतनी रजिस्टर्ड कैपिटल चाहिए तुम्हें, इतने टर्म एंड कंडीशन, जो भी वो फॉलो कर रही है, जो भी वो इशू कर रही है, आरबीआई इशू कर रही है, वो सारे के सारी पॉलिसीज, टर्म कंडीशंस और आपकी जो स्कीम्स है वो सभी के सभी बैंक अप्लाई करेंगे। एक तो ऐसे बैंक होते हैं और एक बिल्कुल आरबीआई के अलग चल रहे हैं, मींस कि आरबीआई का उन बैंकों के ऊपर आरबीआई की किसी भी तरीके की पॉलिसीज, किसी भी तरीके की टर्म कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर मनी मार्केट में दो तरीके के सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर वो सेक्टर है जिसके ऊपर आरबीआई अपनी रूल रेगुलेशन अप्लाई कर सकता है, प्रोसीजर कर सकता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, जहां पर हर चीज सिस्टमैटिक होती है एज पर देयर इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गॉट इट। दूसरा बैंक होता है जहां पर हम ये कहेंगे कि भाई काम कर रहे हैं पर आरबीआई के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ दोनों में काम एक जैसा ही हो रहा है, दोनों में काम एक जैसा हो रहा है कि आप फंड को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां पे ज्यादा है तो उसे उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर कमी है, दोनों का काम यही सेम है बट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पर
जहां पर आरबीआई के रूल्स इतने फॉलो नहीं होते हैं और आपको रजिस्टर्ड करने की, नॉट प्रॉपरली रजिस्टर्ड, ये प्रॉपर आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। उनके खुद के मेथड होते हैं किस तरीके से वो किसी को लोन देंगे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कब उससे वापस ले लेंगे, क्या सिक्योरिटी वो एज ए कोलेटरल रखने वाले। तो यहाँ पर पैसे देने वाले कौन होते हैं? पुराने जमाने में सुना है कि हमने तो आढ़ती से पैसा लिया है, या फिर जो महाराजा महाजन होते थे, साहूकार होते थे, उनसे हमने पैसा लिया है। तो मनी लेंडर्स कौन कौन होते थे? ये महाजन, सेठ सेठ आदमी जो होते हैं ना, उनके साथ चिट फंड के थ्रू आपने पैसा अरेंज किया है। एक तरीके से ये लेंडर तो ठीक है, पैसे अरेंज करवाते हैं, ठीक है, बट ये इनफॉर्मल होते थे, ये अपनी चलाते थे। रीजन बस इनका एक मेन कारण ये था कि जैसे बैंक के अंदर जब आप लोन लेने के लिए जाते हो तो बहुत सारी कार्रवाई होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ती है, आपको कोलेटरल एज अ पुट करना पड़ता है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक वाले ऐसे फ्री में नहीं देंगे तुम्हें लोन, वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आपसे कोलेटरल भी लेंगे। बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। पर ये जो महाजन है ना, साहूकार है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उनकी एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि ठीक है पैसा चाहिए, ये लो, ये रखा पैसा, ले जाओ, और मैं आपसे 1 महीने के बाद तुम्हें लूंगा, अगर नहीं दिए ना तो तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। यस, तो उनकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती थी, पर आरबीआई की प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी होती थी, जिसके कारण लोग इन्हें प्रेफर करते थे। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? जो कि पूरी तरीके से आरबीआई की सुपरवाइज एंड कंट्रोल के थ्रू ही ऑपरेट होते थे। आरबीआई का मतलब रूल रेगुलेशन इनके ऊपर होता था, रजिस्टर्ड होते थे, रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में होते। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं पार्टिसिपेंट्स। ये समझ लीजिए डिस्काउंट एंड द फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया क्या है। ये एक तरीके से आपको फाइनेंस को अरेंज करने में आपको हेल्प करता था, दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू आप मनी मार्केट में डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कमी देख लीजिए, कमी के ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार आ सकता है कि कमी क्या है इंडियन मनी मार्केट के अंदर। पहली बात तो जो दो सेक्टर बनाए हैं वो आपस में मिलकर भी तो काम कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग पॉलिसी है, अनक्लियर रूल्स रेगुलेशंस हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के कारण हमारे जो इंडियन इकोनॉमिक मार्केट के जो स्टैंडर्ड है ना, वो अदर कंट्री के स्टैंडर्ड के जैसा नहीं है। अगर हम कंपेयर करें किसी डेवलप्ड मार्केट के, जैसे कि लंदन एंड द न्यूयॉर्क, क्योंकि वहां पर इस तरीके से अनरिकॉग्नाइज सेक्टर तो होते हैं, बट फिर भी वहां पर थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके ऊपर होता है, पर इंडिया के अंदर तो नहीं है भाई। ये तो इस तरीके से मनी लैंडर्स होते हैं, इंडिजियस बैंकर्स होते हैं, जो कि अपने हिसाब से सब कुछ चार्ज करते हैं, वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, क्रिएट कंफ्यूजन किया जाता है उनके लिए, उनको ये नहीं पता होता कि भाई उनकी कौन सी जमीन होगी, क्या पता थोड़ी छोटी जमीन को, बड़ी जमीन को, कौन सी जमीन को वो क्या करने वाले, जब्त करने वाले, किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपका और ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में किसी भी तरीके का तालमेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर चीजें अलग होती है, रूल रेगुलेशन आरबीआई के हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, उन लोगों की अपनी खुद ही चलती है, तो उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और पूरी पूरी की पूरी इकोनॉमिक के अंदर, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं ये एक अजीब सी बात है कि सबसे ज्यादा लोग इन फिर भी इन सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि कोई भी इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करता। डाइवर्सिटी इन द इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जितने हमने पढ़े ना, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, रेपो रेट मार्केट के अंदर जो डीलिंग होती है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर डीलिंग होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, मनी मार्केट हो गया, मनी मार्केट में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट की हमने डीलिंग की, इन सब की डीलिंग का जितने भी इंस्टीट्यूशन है जिनके थ्रू हम डीलिंग कर रहे हैं, उनके रेट अलग होते हैं। ठीक है, और जो बिल मार्केट है उनके भी रेट अलग होते हैं, हर एक बिल के हिसाब से उनकी चार्जिंग अलग होती है, तो जिसके कारण डाइवर्सिटी आ रही है। ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई लेना है तो किससे लेना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। बैंक, कॉर्पोरेट बैंक एंड एनबीएफसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल हैव द डिफरेंट रेट, सबके अपने अपने रेट होते हैं, उनके एरिया के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, बोरोइंग पावर के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, रेट चार्ज करते हैं, जो कि होनी चाहिए स्टेबल एंड यूनिफॉर्म, पर वो नहीं है। अब्सेंस ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट,
भाई ऑर्गेनाइज बिल मार्केट की तो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ द फंड का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ द फंड का मतलब होता है कि जहां पर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, और जब डिमांड ज्यादा होती है ना सप्लाई से, वहां पर चीजें आपको महंगी मिलना शुरू हो जाती है। अगर डिमांड ऑफ द मनी हमेशा क्या होगी, ज्यादा रहेगी मार्केट में, ये है कि भाई पैसे की पैसे, ऐसा हो रहा है पैसा पैसा पैसा, जहां से मिले वहीं से पैसा अरेंज करने के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि अक्सर ये होता है ना कि जब पीछे से वेजिटेबल्स की सप्लाई नहीं हुई थी, अब पीछे बरसात कितनी अच्छी वाली हुई थी या नहीं होती, तो उसके दौरान मार्केट में किसी भी तरीके की आगे सप्लाई नहीं हुई, तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी सामान था उन्होंने ज्यादा महंगा सेल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि डिमांड ज्यादा देखी और सप्लाई नहीं है, किसी और के पास नहीं है, तो ऐसे करते प्राइस बढ़ा देते। जो 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे थे वो 200 रुपए किलो मिल रहे थे। अक्सर हम इसी एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं हमारे, है ना। सीजनल शॉर्टेज ऑफ द फंड, सीजनल शॉर्टेज का मतलब क्या है? जैसे एग्रीकल्चर सीजन के अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अब यहाँ पे बिजी सीजन कौन सा होता है? नवंबर से लेकर जून तक का होता है। यस, अब इस टाइम पे सभी के जितने भी फार्मर है सारे के सारे बैंक में जाएंगे लोन को लेने के लिए, कहेंगे कि भाई हमें लोन दे दो। अब बैंक वालों के पास तो भाई सफिशिएंट अमाउंट है, और वो कैसे इतने सारे लोगों की एकदम से इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक लिमिट हो जाती है कि भाई आपके पास इतना पैसा, इतने लोगों को ही आप पैसा दे सकते हो। पर जहां पर आपका सीजन ऑफ हो जाता है, स्लैग हो जाता है, तो वहां पर बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है, जिसके कारण वो पैसा उसको कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आरबीआई अपने आप ही क्या करता है, पैसे को मैनेज करने के लिए इंजेक्टिंग करता है या फिर विड्रॉ करता है। जब पैसों की कमी होती है तो वो पैसा दे देता है, और जब पैसे ज्यादा होते हैं तो वो पैसा निकाल लेता है। ठीक है। इन एडुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज देखो, एरिया टू एरिया, वही बात, एरिया, कॉम्पिटिशन, डिमांड के हिसाब से हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दैट्स चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के थ्रू। ये बाकी सभी सब्जेक्ट की जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप इनके थ्रू भी, इनको भी आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड उम्मीद करते हैं ये आपको यूनिट समझ में आ गई होगी कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहां पर शेयर्स की, सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। गॉट इट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, और कोई फीडबैक देना चाहते तो कमेंट सेक्शन स्पेशली आप लोगों के। ओके, सो बाय बाय।